गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यूनिट 3 स्टार्ट कर चुके थे जिसमें हम राइस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वीट या गेहूँ। इकोनॉमिक बॉटनी या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वीट और गेहूँ। ये यूनिट 3 है। यूनिट 3 में फर्स्ट जो प्लांट था वो था राइस, सेकंड प्लांट है वीट, वो हम आज पढ़ेंगे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्ट्री मतलब अगर आपके कितने टाइम पहले उसे काम में लिया गया था, उसका कल्टीवेशन या उसकी खेती कब की जाती थी, कब से उसकी खेती के प्रूफ हमें प्राप्त हुए हैं। ओरिजिन मतलब जो आज हम गेहूँ खा रहे हैं वो गेहूँ एक्चुअल में कहाँ से निकला हुआ है, कैसे निकला हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट भी है वीट का, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन के वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन सी कंट्रीज़ में वीट प्रोडक्शन होता है, और भारत की बात करें तो भारत में कौन कौन से प्रदेशों में वीट की खेती की जाती है। देन मॉर्फोलॉजी, प्लांट कैसा दिखता है, इसका जड़, तना, पत्ती की और फ्लावर की संरचना कैसी होती है। क्लाइमेट एंड सॉइल, कि इसकी खेती के लिए किस प्रकार के वातावरण और मिट्टी की आवश्यकता होती है। देन कल्टीवेशन मतलब खेती, इसकी खेती किस प्रकार से की जाती है। प्रिपरेशन में होगा कि आप किस प्रकार से इसको खेती करने के बाद में हम क्या इसकी पॉलिशिंग या इसको इसका आटा कैसे प्राप्त किया जाता है, वो सब चीज़ें हम प्रिपरेशन में डालेंगे। कि हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग जो चीज़ें होती है वो सब आएगी। देन इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ जो जो भी है वो भी हम डिस्कस करेंगे वीट की। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इसके बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन से। राइस में मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन पोएसी तक, फैमिली तक राइस और वीट सेम ही है, केवल जीनस अलग है। राइस का जीनस ओराइजा था और वीट का जीनस ट्रिटिकम है, बस इतना ही अंतर है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। तो इसका जो किंगडम, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हायरार्किकल ऑर्डर दे रखा है जिसके द्वारा हम क्लासीफाई करते हैं। किंगडम है प्लांटी, समस्त प्लांट्स प्लांटी किंगडम में आते हैं। डिवीज़न है मैग्नोलियोफाइटा, क्लास है लिलियोप्सिडा, ऑर्डर है साइपरेल्स, फैमिली है पोएसी। इसको ग्रेमिनी भी कहा जाता था पहले, अभी इसे पोएसी ही कहा जाता है। जीनस ट्रिटिकम, और स्पीशीज़ जो हम खाते हैं यहाँ पे, जिस गेहूँ को हम खाते हैं उसे हम कहते हैं ट्रिटिकम एस्टाइवम। ओके, ट्रिटिकम एस्टाइवम। तो आपको ये बॉटनिकल नेम ज़रूर याद रखना है, और कुछ आप याद कर नहीं पाए, लेकिन आपको फैमिली ज़रूर याद रखनी जो है पोएसी। देन हिस्ट्री एंड ओरिजिन, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो डी कैंडोले ने बताया था कि ये जो वीट का ओरिजिन है वो यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस नामक जो पहाड़ियाँ हैं, वैलीज़ हैं, वहाँ से हुआ है। जबकि वेविलोंग ने बताया था कि एक ड्यूरम टाइप का वीट होता है। मैं आगे बताऊंगी आपको कि वीट बहुत प्रकार का होता है। जो अभी हम गेहूँ खा रहे हैं वो गेहूँ कैसे निकला है, तो उसमें एक ड्यूरम प्रकार का वीट होता है जो कि हेक्साप्लॉइड होता है। वो मुख्यतया एबाइसीनिया मतलब अफ्रीकन एरिया को हम एबाइसियन एरिया बोलते हैं, तो एबाइसीनिया से निकला है। जबकि जो सॉफ्ट वीट है वो वेस्टर्न पाकिस्तान से या फिर साउथ वेस्ट अफगानिस्तान, मतलब मिडिल ईस्ट वाला जो पोर्शंस है वहाँ से निकला हुआ है, ऐसा बेबीलोन ने बताया है। बेबीलोन ने आपको बताया था, पता है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन्स बताए थे कि इनकी कहाँ कहाँ से उत्पत्ति हुई है। और अगर हम भारत की बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता की जो खोज की गई थी और इंडस वैली जो खोज हुई थी, उसके अंतर्गत गेहूं के बीज प्राप्त हुए थे। इससे यह पता लगाया गया कि उस टाइम पे गेहूं एज अ सीरियल खाया जाता था, काम में लिया जाता था। तो ये हम हिस्ट्री में ऐड कर सकते हैं। देन ओरिजिन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा फ्लो चार्ट है, इसे आपको याद करना है। मैं आपको हिंदी में अच्छे से बता दूंगी कैसे इसको लिखना है ताकि आप याद कर पाएँ। तो गेहूँ की अगर हम बात करें तो गेहूँ में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जो अभी हम गेहूँ खा रहे हैं उसके अंदर कितनी होती है, 42। और जो अभी हम गेहूँ खा रहे हैं वो होता है हेक्साप्लॉइड मतलब जिसको हम बोलते हैं 6x। ऐसा क्यों बोलते हैं वो आप समझिए कि जो सबसे पहले जो सबसे पुराना जो वीट था उसे हम कहते हैं एनकॉर्न जो वीट होता है उसे, उसका एक नाम होता है ट्रिटिकम उराटू हम नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ट्रिटिकम मोनोकोकम मतलब मोनो का मतलब होता है एक, इसका मतलब यहाँ पे जो गुणसूत्रों की प्लॉइडी लेवल जो होती है वो बिल्कुल सामान्य होती है। मतलब 2n मतलब डिप्लॉइड, और 2x का मतलब भी कि इसके अंदर डिप्लॉइड ही पाया जाता है। जो गुणसूत्रों की संख्या 14 पाई जाती है। तो ये हो गया एनकॉर्न की बात। आपको याद क्या रखना है, ट्रिटिकम मोनोकोकम जो था उसमें गुणसूत्रों की संख्या 14 थी तथा वह डिप्लॉइड होता है, 2n = 14 होता है। ओके, डिप्लॉइड द्विगुणित। अब यहाँ पे और इसे हम क्या कहते हैं, एनकॉर्न, ये आपको याद रखना है। ये इसका एक कॉमन नेम है, लोकल नेम है जिसे हम कहते हैं एनकॉर्न।
अब जो एनकॉर्न था या जो ट्रिटिकम मोनोकोकम था उसने क्रॉस किया एक वाइल्ड ग्रास के साथ में, एक जंगली घास थी जिसका नाम था एजिलोप्स स्पेल्टोइडेस। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं एनकॉर्न क्या होता है ये, और कौन सी वाइल्ड ग्रास थी। तो वाइल्ड ग्रास क्या थी, एजिलोप्स स्पेल्टोइडेस, जो भी जिसका भी गुणसूत्र की संख्या कितनी थी, 14 थी। 2n डिप्लॉयड संख्या थी 14। इन दोनों का हाइब्रिड बना। आप देखिए गुणसूत्रों को दे बता रखा है यहाँ पे, ए तो है ट्रिटिकम मोनोकोकम का और बी है एजिलोप्स स्पेल्टोइडेस का। दोनों का हाइब्रिड बना, जैसे हमने कहा ए बी, और यह भी डिप्लॉयड था लेकिन ये दोनों का हाइब्रिड था। इस डिप्लॉयड में क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुआ। हो सकता है कि अनरिड्यूस्ड गैमेट्स रिजल्टिंग इन एम्फी डुप्लीकेशन। तो दोनों में डुप्लीकेशन हुआ, तो जो ए बी था वो क्या बन गया, ए बी बी। डिप्लॉयड बन गया, डुप्लीकेशन होने से क्या हो गया, जो पहले डिप्लॉयड था वो क्या बन गया, टेट्राप्लॉयड। मतलब डिप्लॉयड मतलब 2x, टेट्राप्लॉयड मतलब 4x। ये बन गया 4x, गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो गई, 14 की हो गई 28। तो यहाँ पे इसका नाम दिया गया एमर। कॉमन नेम क्या था, एमर। यहाँ लिखा हुआ EMMER। पहले वाली का क्या था, डिप्लॉयड का एनकॉर्न, और यहाँ इसका क्या था, एमर। और इसकी स्पीशीज़ का नाम है ट्रिटिकम टर्जिडम और स्पीशीज़ है डाइकोकोइडिस। यहाँ लिखा हुआ है ट्रिटिकम टर्जिडम स्पीशीज़ डाइकोकोइडिस। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि आइकॉन से एमर कैसे बना। अब जो आज हम खा रहे हैं वो वीट कैसा है वो भी हम देखेंगे पहले। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो एमर ट्रिटिकम टर्जिडम जो था वो एक वाइल्ड था। वाइल्ड मतलब इसे खाया नहीं जाता था, यह एक जंगली प्रकार का वीट था। और डोमेस्टिकेशन मतलब होता है इसको घरेलू बनाना। तो थ्रू डोमेस्टिकेशन या इसको जब खेती की गई तो हमें कौन सा वीट प्राप्त हुआ, वो था ट्रिटिकम ड्यूरम। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्यूरम इसका कॉमन नेम है, और जिससे हम कहेंगे ट्रिटिकम ड्यूरम स्पीशीज़ ड्यूरम। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। और जबकि दोनों का अगर हम क्रोमोसोम नंबर देखें दोनों में इक्वल है, वही ए बी बी 2n इक्वल टू 4x इक्वल टू 28 है। तो यहाँ पे बात हो गई, हमने एक वीट पढ़ा जो था डिप्लॉयड, और यहाँ पे दो स्पीशीज़ हमने पढ़ी जो थी हेक्साप्लॉयड, नहीं टेट्राप्लॉयड। अब जो टेट्राप्लॉयड स्पीशीज़ थी 4x, उसने वापस से उसी वाइल्ड ग्रास, दूसरी वाइल्ड ग्रास थी जिसका नाम था एजिलोप्स टोसाचाई, इसके साथ में उन्होंने क्रॉस किया और क्या बनाया, एक ट्रिप्लॉयड 3 जीन्स वाला एक हाइब्रिड बना, जैसे बोला था ABD। और ABD में जब वापस डुप्लीकेशन हुआ तो क्या बना, ट्रिटिकम एस्टाइवम AABBDD। तो हमको क्या मिला, हेक्साप्लॉयड वीट मिला, जो कि है जिसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 42 या 42। तो आपको ये मैंने पूरा जो ओरिजिन बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीट का, कि कहाँ से निकला है, कौन सी ग्रास से इसका क्रॉस हुआ है। तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा। एमर क्या होता है, ड्यूरम क्या होता है, एनकॉर्न क्या होता है, और जो अभी हम खा रहे हैं वीट उसे हम कहते हैं ब्रेड वीट। ब्रेड क्योंकि रोटी को भी वैसे ब्रेड ही कहा जाता है, और ब्रेड आप जानते हैं कि जो मैदा से बनती है वो भी ब्रेड है। तो ब्रेड वीट जो हम खाते हैं वो होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम, जो कि हेक्साप्लॉयड होती है और जिसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 42, और जिसे डिनोट करते हैं हम AABBDD से। तो इस प्रकार से ये है वीट का ओरिजिन। अगर हम गेहूं की बाली की संरचना के साथ में हम इसको देखें कि क्या क्या कैसे हुआ, तो हमने देखा कि पहले ट्रिटिकम, यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रिटिकम डिप्लॉयड जो मोनोकोकम थी AA, उसको हम काम में लेते थे, जिसको हम आइकॉन वीट कहते थे। देखिए यहाँ पे ये इसमें नया लिखा हुआ है, जो कि मोनोकोकम है, जिसको एनकॉन वीट कहते हैं। एनकॉन वीट के बाद में जिसने क्रॉस किया किसके साथ में, एक ग्रास के साथ में क्या बन गया, AB। और AB बनने के बाद में इसको हमने कहा था ट्रिटिकम टर्जिडम, और इसमें फिर वापस एक इसको कल्टीवेट किया गया, उसको हमने एमर कहा था। और एमर के जिसको हमने ड्यूरम भी कहा था, इसने भी एक वाइल्ड ग्रास के साथ में, इसमें DD जिसका गुणसूत्रों की को बताया गया है, उसके साथ में क्रॉस किया, और फाइनली हमें एक हेक्साप्लॉयड वीट प्राप्त हुआ। तो आप अंतर देखिए इसकी बाली में, इन सब की बालियों में कितना अंतर है, वाइल्ड ग्रास की बालियाँ कैसी होती है और वीट की बाली कैसी होती है। तो ये बात हुई ओरिजिन की। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में कौन कौन सी स्पीशीज़ मिलती है, तो टोटल जो 18 स्पीशीज़ ट्रिटिकम की पाई जाती है उसमें से 5 भारत में खेती की जाती है, 5 की। कौन कौन सी और उनका प्लॉयडी लेवल भी हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मैक्सिमम बोई जाती है ट्रिटिकम एस्टाइवम, जिसे हम कॉमन ब्रेड वीट कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या हम जानते हैं कि ये हेक्साप्लॉयड है। और डिप्लॉयड क्योंकि हम आप जानते हैं कि अगर आपने मियोसिस पढ़ा है तो यहाँ पे गुणसूत्र हमेशा डिप्लॉयड ही होगा, लेकिन क्योंकि ये जहाँ से आ रहा है वहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो हम इसकी प्लॉयडी लेवल हेक्साप्लॉयड बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे 14 था और यहाँ 42 है। तो ये हो जाएगा। क्रोमोसोम के सेट कौन से मिलते हैं, AABBDD।
अगर हम बात करें ट्रिटिकम ड्यूरम की, ट्रिटिकम ड्यूरम ये कौन सा होगा, ये वाला जो है ये है डिप्लॉयड वीट, जिसमें क्रोमोसोम का जो सेट होता है वो होता है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए बी बी। तो ये होगा ट्रिटिकम ड्यूरम, जिसको मैक्रोनी वीट कहते हैं। मैक्रोनी हम जानते हैं कि इटालियन डिशेज में बहुत काम में आती है। देन ट्रिटिकम डाइकोकम, इसे एमर वीट कहते हैं, और इसमें भी क्रोमोसोम का जो नंबर है वो होता है टेट्राप्लॉइड ए बी बी। और उसके बाद में ट्रिटिकम टर्जिडम, ट्रिटिकम टर्जिडम जिसे हम पोलर्ड वीट या रिवेट वीट कहते हैं, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो होता है टेट्राप्लॉइड ए बी बी। और ट्रिटिकम स्फीरोकोकम जिसे हम ड्वार्फ वीट कहते हैं, और ये भी होती है हेक्साप्लॉइड। तो भारत में 3 तो मिलती है कौन सी, टेट्राप्लॉइड, और 2 मिलती हैं हेक्साप्लॉइड, ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम स्फीरोकोकम, और मैक्सिमम कौन सी है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वीट चाइना, इंडिया, रशिया, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, लगभग सभी एरियाज़ में आप देख रहे हैं, पूरा ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड कवर हो गया है, सब में ये ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। भारत लगभग 3.5% गेहूं का प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड लेवल की बात करें तो। और यहाँ पे भारत के जो मुख्य प्रदेश है जो कि गेहूं उत्पादित करते हैं वो होते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि। तो ये सब है डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। सॉइल की बात करें तो वीट को उगाने के लिए आपको राइस के जितना पानी नहीं चाहिए, लेकिन सॉइल्स जो कि क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, लोम मतलब दोमट मिट्टी, तो आपको चिकनी और दोमट मिट्टी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा रहता है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो, वो वीट के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है। और यहाँ पे हमें देखना है कि ज़्यादा सैंडी जो मिट्टी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, आप जानते हैं कि बालू मिट्टी में बहुत पोर्स होते हैं, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सारा पानी जो होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है इसी मिट्टी से, तो वहाँ पे ये इतना ईज़िली नहीं ग्रो करेगा। तो बेसिकली हमें कैसी मिट्टी चाहिए जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना तो बहुत ज़्यादा हो, नहीं बहुत कम हो, हमको एक मॉडरेट या बिल्कुल बीच की मृदा चाहिए कि जो ना तो बहुत ज़्यादा जिसकी जो मतलब बहुत ज़्यादा वाटर को कंटेन करे और नहीं उसको पूरा ड्रेन कर दे। क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम जानते हैं कि गेहूँ कब उगाया जाता है। गेहूँ अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है और साथ उसकी मार्च अप्रैल में हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो गेहूँ को जब उगाते हैं तो वहाँ हमको जो तापमान चाहिए उगाने के लिए, हमको बहुत ठंडा तापमान नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही सीडलिंग उगती है उसके बाद में यदि ये बहुत ठंडा वातावरण हो भी जाएगा तो भी गेहूँ हार्डन हो जाता है, उसकी सीडलिंग काफ़ी हार्ड होती है, तो वो उस कम तापमान को सहन कर सकती है। तो इसको जब जर्मिनेशन के लिए इसको लगभग कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, इससे कम पे ये ग्रो नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद में अगर माइनस में टेम्परेचर चल गया तो भी जो गेहूँ होता है वह ग्रो कर जाता है। तो उसके अलावा इसके डेवलपमेंट के अंदर आपको आगे जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, जैसे जैसे इसमें सीड बनते हैं, तो आपको जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको ग्रो करने का सीज़न जो है अक्टूबर नवंबर से लेके और मार्च अप्रैल तक हमें ये प्राप्त हो जाता है। अब आती है मॉर्फोलॉजी की, गेहूं का प्लांट कैसा दिखता है। हम जानते हैं कि यह एक हर्ब होता है, मतलब शाकीय पादप होता है, जिसकी हाइट 60 से 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। स्टेम की बात करें तो सारे मोनोकॉट स्टेम लगभग समान ही होते हैं कि इनमें जॉइंटेड जो स्टेम पाया जाता है जिसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। स्टेम होलो मतलब अंदर से खोखला होता है। लीफ की बात करें तो लीफ पैरेलल वेनेशन मतलब उसमें समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। और लीफ शीथ, जो लीफ के नीचे वाला पोर्शन होता है उसे लीफ शीथ स्टेम को कवर करके रहती है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो यहाँ पे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, सारे जितने भी ग्रासेस होती है उसमें हम देखते हैं स्पाइकलेट्स पाई जाती है। यह एक प्रकार का पुष्पक्रम है। तो यहाँ पे जो पुष्पक्रम मिलेगा वो है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, मतलब स्पाइकलेट्स भी एक रूप में पाई जाती है जिसे हम कहते हैं स्पाइक या गेहूँ की बाली। अगर हम सामान्य भाषा में बात करें, बाली या ईयर या हेड बोलते हैं जिसमें गेहूँ उगता है। तो प्रत्येक स्पाइक के अंदर लगभग 15 से लेके 20 स्पाइकलेट होती हैं। अब बताऊंगी मैं आगे की स्पाइकलेट्स क्या होती हैं। तो एक स्पाइक के अंदर 15 से 20 स्पाइकलेट्स होती हैं और प्रत्येक स्पाइकलेट के अंदर 2 से 6 पुष्प होते हैं। तो ये हम डायग्राम द्वारा समझेंगे कि क्या होता है। देन जितने भी 2 से 6 पुष्प होते हैं उसमें से 2-3 पुष्प ही फर्टाइल होते हैं जो कि ग्रेन को प्रोडक्शन करते हैं, बाकी फर्टाइल नहीं होते, वे स्टेराइल होते हैं।
पुष्प की बात करें तो पुष्प में जैसे हमने राइस में पढ़ा था कि वहाँ पे भी लेमा और पैलिया पाई जाती है, तो यहाँ पर भी 2 लेमा 2 पैलिया पाई जाती है। इसके अतिरिक्त सबसे नीचे 2 ग्लूम्स पाए जाते हैं जिनको लॉडिक्यूल्स कहते हैं। मैं बताऊँगी आपको क्या होता है डायग्राम के द्वारा। और 3 स्टेमेन पाए जाते हैं और वर्सेटाइल होते हैं स्टेमेंस। कार्पल मतलब जायन की बात करें तो इसमें 2 स्टाइल्स पाई जाती है, हेडी स्टाइल्स होती है। और इसका जो ओवरी होती है या जो इसका अंडाशय होता है वो सुपीरियर होता है। फ्रूट आप जानते हैं कि जितने भी अनसीरियल्स होते हैं या जितने भी पोएसी के मेंबर है उसमें फ्रूट कैरियोप्सिस पाया जाता है, और इसे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, बस कैरियोप्सिस कॉमन है। ये है वीट के प्लांट का एक डायग्राम जिसमें आप देख रहे हैं नीचे फाइब्रस रूट्स हैं, फाइब्रस मतलब रेशेनुमा। ये लीफ है, लीफ नीचे शीत द्वारा स्टेम को कवर करके रखती है। ये स्टेम है, स्टेम जॉइंटेड होता है, नोड और इंटरनोड से मिलके बना होता है और होलो मतलब अंदर से खोखला होता है। और ये गेहूं की पाली है जिसे हम स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पाइक लिखा हुआ है। और स्पाइकलेट में जो बड़े बड़े बाहर आपको निकले हुए दिखते हैं वो ग्लूम्स होते हैं। और सबसे ऊपर जो ऑन पाया जाता है, आपको बताऊँगी मैं वो क्या होता है। इसे आप ध्यान से समझ लिए क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है किसी भी ग्रास को पढ़ने के लिए। अब आप देखिए, ये है एक स्पाइकलेट का डायग्राम। ये पूरा स्पाइक है। स्पाइक का जो एक भाग मैंने बताया था आपको कि प्रत्येक स्पाइक में 15 से 20 स्पाइकलेट्स होती है, तो ये है एक स्पाइकलेट। स्पाइकलेट कैसे बनी होती है? प्रत्येक स्पाइकलेट में कितने फ्लावर्स होते हैं हमने पढ़ा था, इसमें 2 से लेके लगभग 2 से 6 फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स आपको बताए हुए हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स है। सभी पुष्पों के नीचे कॉमन 2 ग्लूम पाए जाते हैं जिसे हम लॉडिक्यूल्स भी कहते हैं। लोअर ग्लूम्स आप देख रहे हैं, अपर ये लोअर ग्लूम्स हैं और ये अपर ग्लूम्स हैं। सॉरी, ये लॉडिक्यूल्स अलग होता है, ये है लोअर ग्लूम और अपर ग्लूम, ये तो कॉमन है। और स्पाइकलेट का जो स्टेम होता है उसे हम रैकिस कहते हैं और अंदर जो स्टेम है उसे हम रैकीला कहते हैं। देखिए आप, ये रैकिस है, ये रैकिस है और यहाँ पे ये रैकीला है। अब जो फ्लावर्स हैं उनको हम फ्लावर नहीं कह के फ्लोरेट कहते हैं, क्योंकि ये पुष्प स्पाइकलेट का एक भाग होता है, इंडिविजुअल फ्लावर नहीं है, क्योंकि ब्रैक्ट कॉमन है सारे पुष्पों के, इसलिए इसको फ्लोरेट कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्लोरेट। और प्रत्येक फ्लोरेट की बात करें तो इस पर आप ध्यान दें, सबसे बाहर क्या होगा, लेमा, उसके अंदर है पैलिया, फिर उसके अंदर एंथर और एंड्रोश मतलब जायांग और पुमंग पाया जाता है। एंथर आप देख रहे हैं, ये 1 2 एंड 3 3 एंथर्स है इसके अंदर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हेरी स्टिग्मा पाई जाती है और ये है इसका अंडाशय, यहाँ पर ही बीज उत्पन्न होता है। और नीचे आपको एक ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये इसका लॉडिक्यूल है जिसको हम स्टेराइल ग्लूम कहते हैं, जो प्रत्येक पुष्प में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये संरचना होती है एक स्पाइकलेट की। आपको याद रखना है 2 अपर ग्लूम, लोअर ग्लूम, देन पैलिया, लेमा और फिर प्लांट। अगर हम बीज की बात कर रहे हैं तो लगभग राइस के समान इसका बीज है। बीज के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, वापस वही रिपीट करेंगे। पहला होता है, अगर हम अंदर से शुरू करें, सबसे अंदर होता है एंडोस्पर्म, उसके साथ में होता है जर्म या एम्ब्रियो, और सबसे बाहर होता है ब्रान। ब्रान मतलब जो ऊपर की कवर। राइस में से हम ब्रान को हटाते हैं, पर गेहूँ के ब्रान को हम नहीं हटाते, हम गेहूँ के ब्रान को खाते हैं। गेहूँ के ऊपर जो हम चाफ या भूसा हम निकालते हैं वो होता है ब्रैक्ट। हमने ब्रैक्ट देखे थे, आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर जो बोल रहे थे हम पैलिया, लेमा और लोअर ग्लूम अपर ग्लूम्स होते हैं, तो वो ब्रैक्ट बनाते हैं। तो ये हम चाफ के रूप में या ऊपर छिलके के रूप में इसको हटा देते हैं। ओके। अब ब्रान में तो सबसे अंदर एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म के बाहर ब्रान शुरू होता है। ब्रान है जिसमें न्यूसिलर टिश्यू, न्यूसिलस भी आएगा, सीड कोट भी आएगा, ट्यूब सेल्स, क्रॉस सेल्स, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, ये सब पोर्शंस क्या आ जाए। पेरिकार्प जो पोर्शन होता है ना, इसे हम कहेंगे पेरिकार्प, मतलब जो फ्रूट होता है, फ्रूट की भित्ति, फल भित्ति, पेरिकार्प। तो ये हो गया 3 संरचना किसकी, इसके बीज की। कल्टीवेशन मैंने बताया था, इसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और साथ में इसको मार्च अप्रैल में प्राप्त किया जाता है। इसको बोने के लिए हम हाथों का प्रयोग कर सकते हैं या किसी प्रकार की मशीन्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जर्मिनेशन बहुत आसानी से 15 दिन के अंदर हो जाता है और उसके बाद में इसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए जितना चावल को चाहिए। एक मॉडरेट सॉइल और मॉडरेट वाटर इसके लिए आवश्यक है और क्रॉप की हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में हो जाती है। प्रोसेसिंग भी यह चावल की कंपेयर में थोड़ा आसान है। इसकी हार्वेस्टिंग हम करते हैं, बताया था मैंने आपको कि इसे हम बाय हैंड भी कर सकते हैं। और कब की जाती है, जबकि इसका जो नीचे वाला स्ट्रॉ मतलब इसका सूखा हुआ तना, उसको हम स्ट्रॉ कहते हैं,
तो वो जो सूखा हुआ तना है जब वो सूख जाता है और हार्ड हो जाता है तब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है और इसे हम मशीन्स के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जब एक बार हम इसको थ्रेशिंग करते हैं, आपको ध्यान आइडिया होगा, एक थ्रेशर मशीन्स भी आती है कि इसको निकाल के आप थ्रेशर में डालेंगे तो इसके जो बीज हैं वो इससे अलग हो जाते हैं और हमें गेहूं के बीज प्राप्त हो जाते हैं। देन विनोइंग, गेहूं के ऊपर का छिलका या चाफ जिसके भूसा हम जिसे बोलते हैं उसको हटाने के लिए विनोइंग मतलब मैंने आपको बताया था चावल में भी जो करते हैं कि इसको फटकाना या इससे उड़ा के जो हल्के फुल्के भूसा टाइप की जो चीज़ें हैं उनको हटाना इज़ कॉल्ड विनोइंग। उसके बाद में स्टोरेज, गेहूं को आप लगभग थोड़ा सुखाना पड़ता है धूप में, उसके जब उसका मॉइस्चर लेवल 10% से भी कम होता है तभी हम उसको स्टोरेज कर सकते हैं, वरना उसमें भी कुछ फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। देन माइलिंग हम जानते हैं कि आटा पीसने की जो चक्कियाँ होती है उसमें जब गेहूं के बीज को हम डालते हैं तो हमें उसका पाउडर प्राप्त होता है, वो होता है माइलिंग। यूज़, गेहूं के यूज़ आप सबको पता है, रोटी बनाने में, उसके अलावा ब्रेड पका बनाने में, बिस्किट पेस्ट्रीज बनाने में, तो एज अ सीरियल क्रॉप हम जानते हैं। पर इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंस है वो है अल्कोहल प्रोडक्शन में, क्योंकि सूजी को हम यूज़ करते हैं, आप जानते हैं इसमें ग्लूटेन बहुत होता है, तो जहाँ पे आपको इलास्टिसिटी चाहिए अगर किसी भी आटे के अंदर तो आप वहाँ पे गेहूं का आटा ऐड कर सकते हो। जो लचक होती है गेहूं के आटे की वो सबसे ज़्यादा होती है बाकी सब सीरियल्स के अंदर से, आप ये खुद महसूस कर सकते हैं। देन लो ग्रेड ऑफ वीट्स यूज़ फॉर फॉडर, हम इसको एज अ फॉडर काम में ले सकते हैं। जो वीट स्ट्रॉ हमने अलग किया था या जो वीट के तना और पत्ती वाला सूखी पत्तियाँ अलग की थी उनको भी हम एक फॉडर मतलब जंतुओं के खाने के रूप में काम में ले सकते हैं। वीट स्ट्रॉ जो भूसा होता है उसे हम पैकेजिंग में काम में ले सकते हैं, मशरूम कल्टीवेशन में काम में ले सकते हैं। उसके अलावा जो इसका स्टार्च है उसे हम टेक्सटाइल फैब्रिक्स में काम में ले सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जानते हैं कि गेहूं का जो स्प्राउट होता है उसके अंदर ऐसी बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती है कि जो डायबिटिक पेशेंट है और कार्डियक पेशेंट है उसके लिए उस वीट जो स्प्राउट है उसकी लीफ का जूस या एक्सट्रैक्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब कौन कौन सी वैरायटीज़, MS स्वामीनाथन आपने सुना होगा कि जिन्होंने हरित क्रांति जो भारत में आई थी वो उसके ये जनक थे। तो MS स्वामीनाथन और BP पाल दो इम्पॉर्टेंट नाम है जिन्होंने IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया था और बहुत सारी वीट की इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ बनाई थी, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है लर्मा, रोज़ो, NP 846, कल्याण, सोना, शरबती सोनारा, सोनालिका, हीरा, मोती एक्सेट्रा। इसमें से कई नाम आप सब जानते होंगे क्योंकि बहुत कॉमन वेराइटीज़ है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक बॉटनी ऑफ वीट के अंदर। आज हम वीट कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम मेज़ पढ़ेंगे, मेज़ या मक्का। धन्यवाद।